हेलो एवरीवन। एनएलएम एनएलएम में आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कंस्ट्रेंट रिलेशन। ओके, कंस्ट्रेंट रिलेशन इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है इसको समझेंगे। बेसिकली अभी हम लोग जो प्रॉब्लम्स कर रहे थे एनएलएम के, तो उसमें अपन को क्या मिलता था भाई, कई बार पुली मिलते थे। तो अभी तक देखो हमने जितने भी प्रॉब्लम लिए उसमें सिंगल पुली यूज़ किया, लेकिन जब एक से अधिक पुलिस आ जाते हैं, है ना, तो सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलो समझते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है। कंस्ट्रेंट रिलेशन जैसे कि देखो, अगर मान लो एक पुली है और इधर हमने एक ब्लॉक लगाया M1 और इधर हमने एक ब्लॉक लगाया M2। ठीक है, M1 और M2 ऐसा। तो बेटे कंस्ट्रेंट का मतलब होता है क्या, वो मजबूर है। ठीक है, वो क्या है, कंपेल्ड है, उसके ऊपर कंपल्सन है कि जैसे कि ये वाला ब्लॉक है और ये वाला ब्लॉक, अगर सोचो अगर दोनों सेपरेट होते, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते, तो ये क्या कहता, मैं नीचे जाऊंगा, ये क्या कहता, ये भी कहता कि मैं नीचे जाऊंगा। तो ये अपना अपना सेपरेट अपने मर्जी से चलते। लेकिन अभी ऐसा है क्या, ये बोले मैं कहीं और जाऊंगा, ये बोले मैं कहीं और जाऊंगा, ऐसा संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है विथ अ रोप, है ना, विथ अ रोप, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जब भी चलेंगे क्या होंगे बेटा, एक साथ ही चलेंगे, है ना। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसको भी इस तरफ चलना ही पड़ेगा, इसके पास ऑप्शन नहीं है, ये कंपेल्ड है ना, ये कंपेल्ड है इसको फॉलो करने के लिए। अगर ये इसका मास ज़्यादा है तो ये इसकी मर्जी चलेगी, ये नीचे जाएगा, और ये उसके ऊपर कंपेल्ड है कि चलना ही पड़ेगा उसके डायरेक्शन में, है ना। आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसे जो मोशन होते हैं जिसमें कि बॉडी का मोशन, है ना, किसी दूसरे बॉडी के मोशन पर डिपेंडेंट होता है ना, उस ऐसे रिलेशंस को अपन क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समझो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। द इक्वेशन showing relation of the equation showing relation of motions of a system of bodies in which motion of one body is constrained by motion of other body is called constrained relation। ठीक है, कंस्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं इसको हम लोग। ओके, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, कि कंस्ट्रेंट रिलेशन कहते किसको। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है, कंस्ट्रेंट रिलेशन को यूज कैसे करना है। तो बेटे अलग अलग केसेस होते हैं। ओके, हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे पुली कंस्ट्रेंट के बारे में। क्या फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग कंस्ट्रेंट का, पहला है पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पुली कंस्ट्रेंट में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होगा जिसमें पुली क्या रहेगा, फिक्स्ड पुली, और दूसरा होगा
मूवेबल पुली, मूवेबल पुली यानी इस एक टाइप में पुली जो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी पुली मोशन नहीं कर रहा होगा, सिर्फ घूम रहा होगा, मोशन नहीं कर रहा होगा। और मूवेबल पुली में पुली खुद भी चल रहा होगा, ठीक है, पुली क्या हो रहा होगा, खुद भी चल रहा होगा। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि ये अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था, ये पुली देखो फिक्स है ना, ये इससे बंधा हुआ है, ठीक है, और इधर हमने एक ब्लॉक लिया और इधर हमने दूसरा ब्लॉक लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटे, देखो ये वाला पुली क्या है, फिक्स है, इससे जुड़ा हुआ है, ये पुली नहीं चल सकता, सिर्फ ब्लॉक चल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो जब फिक्स्ड पुली रहता है, जब फिक्स्ड पुली रहता है तो बेटे इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, अभी तक जितने एग्जांपल किए हैं वो हमने फिक्स्ड पुली के ही किए हैं, और इसमें हमने देखा है कि अगर एक ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है तो दूसरे को भी ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर आना ही होगा, ठीक है, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड पुली। अब दूसरा है मूवेबल पुली। तो मूवेबल पुली में क्या होगा भाई, जैसे कि मैं इस तरीके का एग्जांपल बनाऊं, ठीक है, जैसे कि देखो मैंने ये एग्जांपल बनाया, ये मान लो M1 और ये M2। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, दो पुली है, ठीक, सपोज ये पुली A है और ये पुली B है। तो बेटे आप देख पा रहे हो कि ये पुली तो फिक्स है, ये पुली नहीं चल सकता, चल सकता है क्या, क्योंकि ये फिक्स है, लेकिन ये पुली तो फ्री है ना, दिस पुली इज फ्री, ठीक है। तो ये पुली क्या होगा, नीचे सरकेगा, क्योंकि मान लो ये भारी है तो ये क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, नीचे ये वाला रस्सी ऊपर जाएगा, है ना, ये रोप क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा और इस तरीके से ये नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है। ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो उसके साथ ये पुली भी मूव करेगा, है ना, उसके साथ ये पुली भी मूव करेगा। तो यहां पर देखो ये पुली क्या हो गया, मूवेबल, ये हो गया फिक्स पुली और ये हो गया मूवेबल पुली। आ गई मेरी बात समझ में, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। तो हमने क्या समझा बेटा कि फिक्स पुली रहेगा तो एक ही बात लगाना है कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही दूसरे साइड का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। लेकिन जो मूवेबल पुली है उसकी कहानी थोड़ी अलग होती है, ठीक है, मूवेबल पुली का कहानी थोड़ा अलग होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। फिक्स पुली आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो चलो मूवेबल पुली रहा तो अपन क्या करेंगे, constraint equation for movable pulley, ठीक है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर मूवेबल पुली। फॉर एग्जांपल देखो ये एक पुली है, ओके, और इधर एक ब्लॉक है और इधर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये मान लो M1, ये मान लो M2 और ये पुली ऊपर जा रहा है, ठीक है बेटे, ये पुली ऊपर जा रहा है। माना मैंने कि पुली का एक्सेलरेशन क्या है, A है, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, A1 है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, A2 है। आगे मेरी बात समझ में, इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, A है। अब आप बोलोगे सर कि दोनों कैसे ऊपर जा रहे हैं, वो मुझे पता नहीं कि दोनों ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं हर एक का, ठीक है, क्या ले रहे हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं इस चीज का, ठीक है। तो हमने वेक्टर फॉर्म ले लिया, ओके। तो देखो कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहता क्या है, ये कहता है कि जो पुली का एक्सेलरेशन होगा ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो पुली का एक्सेलरेशन होगा इन दोनों के एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, पुली का एक्सेलरेशन इन दोनों एक्सेलरेशन के एवरेज के बराबर होगा। बोलो समझ आया क्या, बोलो भाई, क्लियर है, पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों के एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगा, दैट इज वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 बाय 2, ठीक है, मीन
इन दोनों का जो मीन होगा वो पुली का एक्सेलरेशन होगा। तो सिंपल, वेक्टर a1 प्लस a2 बाई 2 इज इक्वल्स टू वेक्टर a, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। ओके, तो बस आपको सिंपल सा ये चीज याद रखना है बेटा और आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, ये सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए लागू नहीं होता, ये हर चीज के लिए लागू होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लागू होगा। मान लो ये ऊपर जा रहा है, ये कितना ऊपर जा रहा है x1, ये कितना ऊपर जा रहा है x2, तो पुली कितना ऊपर जाएगा, तो भी सेम रिलेशन लगेगा बेटा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, ये भी सेम होगा। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी के साथ भी लगेगा। ये ऊपर जा रहा है मान लो v1 से, ये ऊपर जा रहा है v2 से, ये ऊपर जा रहा है v से, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा बेटा, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाय 2। तो ये सारी चीजों में कंस्टेंट यूज होता है। ठीक है, सब चीजों में ये कंस्टेंट यूज होता है। क्लियर है? आगे मेरी बात समझ में? और स्ट्रिंग है बेटा, स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली टेंशन लगेगा, है ना। स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली टेंशन होगा। तो अगेन बेटे, अगर हमको दिया हुआ है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, लाइट स्ट्रिंग है, तो टेंशन हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। एक स्ट्रिंग में सब जगह पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अलग स्ट्रिंग में अलग होगा, लेकिन एक स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग से अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें टेंशन सेम होगा। बस ये दो बातें आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को कैसे कोरिलेट करना है और टेंशन को कैसे फाइंड आउट करना है। ये दो बातें आपको याद रखना है और हमें पुली कंस्टेंट के इक्वेशंस, पुली कंस्टेंट के प्रॉब्लम्स बड़े ही आराम से बन जाएंगे। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे बच्चे। एग्जांपल 1, देखो M1, M2 और M3। ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। ठीक है, यहां से इस तरीके से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है बेटा, सेम स्ट्रिंग यहां से लेकर के यहां तक क्या है, सेम स्ट्रिंग है। आपको बोल रहे हैं कि ये वाला जो है ये इस तरफ आ रहा है A1 एक्सेलरेशन से और ये वाला इस तरफ आ रहा है A2 एक्सेलरेशन से और ये वाला नीचे जा रहा है A3 एक्सेलरेशन से। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन डिटरमाइन द कंस्टेंट रिलेशन। इनके बीच कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा वो आपको पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा। ये वाला कैसा, देखो यहाँ पर कितने पुली दिख रहे हैं, सबसे पहले ये देखो, 1 2 और 3 पुली दिख रहे हैं। ये कैसे पुली है बेटा, ये कैसा पुली है, ये फिक्स पुली है और ये भी कैसा पुली है, फिक्स पुली है। क्लियर है मेरी बात? तो फिक्स पुली में हमने क्या देखा है बेटा, सब जगह क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये देखो A1 से नीचे A1 से इस तरफ जा रहा है तो ये वाला क्या होगा बच्चे, A1 से नीचे आएगा, ये साइड है ना A1 से नीचे आएगा। सिमिलरली ये देखो A2 से इधर आ रहा है तो ये वाला A2 से नीचे आएगा। क्लियर है? अब आओ इस पुली के पास, तो पुली का एक साइड नीचे आ रहा है A1 से, एक साइड नीचे आ रहा है A2 से और पुली की जा रहा है नीचे A3 से, है ना। पुली किस तरीके से जा रहा है, A3 से। तो बेटे पुली का एक्सेलरेशन A3 है और A1 और A2 है। तो हमने अभी अभी क्या सीखा है बच्चे, क्या सीखा है कि पुली का जो एक्सेलरेशन होता है वो A3 गिवन है यहाँ पर, वो इनके और इनके एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो A1 प्लस A2 बाई 2, है ना। सारे एक ही डायरेक्शन में थे इसलिए मैंने सारे को पॉजिटिव लिया है, सब एक ही डायरेक्शन में है ना,
ये भी है, ये भी है और ये भी है, सारे एक ही डायरेक्शन में, तो मैंने सबको पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो A3 इक्वल टू क्या हो गया, A1 प्लस A2/2। दिस इज द कंस्टेंट रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। सिंपल है ना, आगे मेरी बात समझ में? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ठीक है बेटे, तो यहाँ क्या दिख रहा है, दो पुली दिख रहा है, ये पुली 1 है, ये पुली 2 है, यहाँ पर मास m1 है, m2 है, m3 है। ओके, क्या बोल रहा है आप, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m1 व्हेन द मासेस आर सेट फ्री टू मूव, एज्यूम द पुली एंड द रोप्स आर आइडियल। पुली और रोप सारे क्या है, आइडियल है। आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बताना है, a1 क्या होगा। ठीक है, तो चलो ये कहानी हमको इतनी अभी तक समझ में आ रही है। अगेन बेटा शुरुआत कहां से करोगे आप, सबसे पहले ये देखो कि कितने नंबर ऑफ पुलीज हैं। तो देयर आर 2 नंबर ऑफ पुलीज, है ना, एक P1 और एक P2। ठीक, अब ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन से मूव कर रहे हैं और कौन से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो ये P1 पुली क्या है बेटा, यहां से फिक्स है, तो ये पुली मूव नहीं कर सकता। मैं मूव करना बोलता हूं तो घूमना बंद नहीं होगा, घूमेगा। ठीक है, ये घूमेगा लेकिन मूव नहीं करेगा। आगे बात समझ में क्लियर है, इधर ऊपर नीचे नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा। तो P1 पुली फिक्स है, तो P1 पुली फिक्स है, तो इसमें हमने क्या सीखा है बेटा कि जो भी है ना इसका एक्सेलेरेशन होगा, सपोज इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, तो बेटा ये वाला क्या होगा, नीचे आएगा A1 के साथ। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो स्ट्रिंग का ये छोर इधर से जा रहा है A1 से, तो दूसरा छोर A1 से नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसी स्ट्रिंग से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, पुली जुड़ा हुआ है ना, इसी स्ट्रिंग से पुली जुड़ा हुआ है। तो जो जिस एक्सेलेरेशन के साथ ये स्ट्रिंग नीचे आएगा, उसी एक्सेलेरेशन के साथ ये पुली भी हमारा क्या आएगा, नीचे आएगा। तो देखो पुली का एक्सेलेरेशन, सेकेंड पुली का एक्सेलेरेशन क्या हो गया, A1 हो गया। आगे मेरी बात समझ में, इसी से जुड़ा हुआ है ना ये पुली, तो जिस एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आएगा वो पुली भी नीचे आएगा। तो ये हो गया। अब इसमें मान लो कि ये जो है नीचे आ रहा है। ओके, ये नीचे आ रहा है विथ एक्सेलेरेशन A3, और ये वाला जो है ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलेरेशन A2। ठीक है, ऐसा। आगे मेरी बात समझ में। तो बेटे और इतनी कहानी समझ में आ गया, हमने सारे एक्सेलरेशन को शो कर दिया, हर एक जो कंपोनेंट थे इस सिस्टम के, हर एक बॉडी को एक्सेलरेशन दे दिया। ठीक है, अज्यूम कर लिया जो भी अज्यूम करना था मुझे। अब दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है टेंशन। ठीक है, टेंशन पता करना। तो बताओ बेटे टेंशन किधर होगा, या इसके ऊपर क्या होगा, ऊपर की तरफ, और ये यहां से लेकर के यहां तक क्या है बेटा, एक ही स्ट्रिंग है, यहां से लेके यहां तक, तो क्या होगा, सेम टेंशन लगेगा T। ओके, तो इस पर हमने टेंशन भी दिखा लिया। ओके, अब ये दूसरी रस्सी है, ये दूसरी रूप है, यहाँ रोप है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो इसमें अलग टेंशन लगेगा। इसके ऊपर कैसा लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ, सपोज T' बोला, इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ, तो इसमें T' है, तो इसमें भी क्या होगा, T' होगा। तो देखो हमने सारे टेंशन दिखा दिए और सारे एक्सेलरेशन दिखा दिए। अब बारी बारी से हम अपन काम करेंगे। ठीक है, पहले आओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, M3 का, FBD ऑफ M3। ठीक है बेटे, तो ये रहा आपका M3। नीचे क्या लगेगा बच्चे, वेट लगेगा M3G, ऊपर क्या लगता हुआ दिख रहा है, टेंशन, और ये ब्लॉक आ रहा है नीचे A3। ठीक है, A3 से नीचे आ रहा है। ओके,
आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला है आपको, नीचे जा रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो लिखो फोर्स इक्वेशन M3G, ओके, M3G माइनस टेंशन इक्वल्स टू M3A3, हो जाएगा कि नहीं? M3G माइनस टेंशन इक्वल्स टू M3A3, क्लियर है? तो बेटे यहां से मुझे टेंशन मिल जाएगा M3 इंटू G माइनस A3 इज इक्वल्स टू T, इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2 का, FBD ऑफ M2, FBD ऑफ M2 क्या हो जाएगा देखो, M2 नीचे क्या लगेगा बेटा M2G, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, किधर जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलेरेशन के साथ, A2 एक्सेलेरेशन के साथ, तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, इस बार ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा, तो T माइनस M2G इक्वल्स टू M2A2, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे T इक्वल्स टू M2 इंटू G प्लस A2, ठीक है, T इक्वल्स टू M2G प्लस A2। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है? अब देखो ये दोनों टेंशन क्या है, सेम है ना, ये दोनों टेंशन सेम है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसको बोल दूं मैं इक्वेशन नंबर 2, तो चलो इसको साइड में लिख लेता हूं मैं, M3 इंटू G माइनस A3 इक्वल्स टू T, इक्वेशन नंबर 1, M2 इंटू G प्लस A2 इक्वल्स टू T, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमारे चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें बेटे तो क्या मिल रहा है देखो, अच्छा और क्या करें हम, यहां पर हमको पता है बेटा कि इनके बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। ये देखो तो A1 A2 और A3 के रिलेशन क्या है, फ्रॉम कंस्ट्रेंट इक्वेशन, फ्रॉम कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या रिलेशन है बच्चे इसके बीच में, नीचे जा रहा है, इसको नीचे के डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव ले लेता हूं, ये भी नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 बाई 2, ठीक है। इन दोनों का एवरेज लेना है, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 करना है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 कर दिया, तो A3 माइनस A2 बाई 2, ये आ गया तुम्हारा इन दोनों का रिलेशन, ठीक है, A3 माइनस A2 बाई 2, क्लियर है मेरी बात? अच्छा A3 माइनस A2 बाई 2, ये A1 हो गया। अच्छा अब यहां से अपन क्या करें, A3 और A2 का रिलेशन ला के रख दे, है ना, यहां से A3 और A2 का रिलेशन ला सकते, तो अपने को थोड़ा सा अलग करना चाहिए था, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर ले बेटा, A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3G माइनस M3A3 इक्वल्स टू T, तो M3A3 इक्वल्स टू M3G माइनस T, ठीक है, आ रही बात समझ में? देयरफॉर A3 इक्वल टू क्या हो गया, M3G माइनस T बाय M3, ठीक है, ये A3 आ गया, और उसी तरीके से A2 क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 M2G प्लस M2A2 इज इक्वल्स टू T, देयरफॉर M2A2 इक्वल्स टू T माइनस M2G, है ना, T माइनस M2G, देयरफॉर A2 इक्वल्स टू क्या हो गया, T माइनस M2G बाय M2, ठीक है। तो ये देखो मुझे A2 और A3 मिल गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस A2 और A3 को यहां पर पुट कर सकता हूं, है ना, इस A2 और A3 को यहां पर पुट करूंगा तो मुझे A1 मिलेगा, ठीक है। चलो
गड़बड़ किया ना मैंने, क्या आया था बेटा, इसका आया था आई थिंक A3 इधर है, M3G माइनस टी, A3 आया था M3G माइनस टी अपॉन M3, है ना बच्चे, ये आया था M3G माइनस टी बाई M3। ओके, तो ये हो गया, देखो A3 के बदले M3G माइनस टी बाय M3 माइनस A2 क्या आया था, A2 आया था T माइनस M2G बाय M2 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, देखो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं G माइनस T बाय M3 माइनस T बाय M2 प्लस G अपॉन 2। क्लियर है, तो देखो क्या हो जा रहा है, 2G माइनस T 1 बाय M2 प्लस 1 बाय M3 बाय 2। ठीक है, तो दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ 1, दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ 1। इतनी कहानी समझ में आ गई अपने को। ठीक है, अब बेटे आओ ये पुली का एफबीडी बनाओ। ठीक है, इस पुली का अगर हम एफबीडी बनाएं, एफबीडी ऑफ P2, एफबीडी ऑफ P2, P2 का एफबीडी बनाएं तो क्या हो रहा है, देखो ऊपर क्या लग रहा है T डैश और नीचे क्या लग रहा है T और इधर भी क्या लगेगा T, है ना बेटा। इस पे ऊपर की तो और लग रहा है, तो यहाँ पर किधर लगेगा, नीचे की ओर, यहाँ पे क्या लगेगा नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि अवे लगता है हमेशा। तो देखो देयरफॉर पुल्ली चूंकि मासलेस है बेटा, तो उसमें एक्सेलेरेशन नहीं हो सकता, तो ये क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो T डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, T डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2T के। क्लियर है मेरी बात। चलो, तो T डैश इक्वल्स टू 2T हो गया, तो ये भी T डैश क्या हो जाएगा बेटे, 2T हो जाएगा, है ना। ये T विजिबल है ना, लाइट चली गई, एक सेकेंड। ओके देन, तो T डैश इक्वल्स टू क्या हो गया 2T। अब क्या करो बेटा, इसका M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो FBD ऑफ M1 अगर बनाए तो क्या हो जाएगा बेटा, नीचे लगेगा M1G, है ना, और ऊपर क्या लग रहा है 2T, और ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलेरेशन A1। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो 2T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A1। ठीक है, 2T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A1, ऐसा आ जा रहा है। क्लियर है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या किया मैंने, गड़बड़ कर डाला सारा कुछ। कुछ तो गड़बड़ कर डाला, क्या कर डाला मैंने, यहाँ क्या था 2G था आई थिंक, है ना, 2G माइनस T इंटू 1 बाय M2 प्लस 1 बाय M3 अपॉन 2, ऐसा था ना, A1 इक्वल टू। ठीक है, A1 इक्वल टू इतना था। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A1। A1 की वैल्यू क्या हुई 2G बाई 2 क्या हो जाएगा बेटे, G माइनस
T/2 इंटू 1/m2 प्लस 1/m3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, नाउ 2t माइनस m1g इज इक्वल टू माइनस m1g माइनस m1/2t 1/m2 प्लस 1/m3 ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन को एक साइड कर लेते, माइनस m1g तो कैंसिल हो जा रहा है। माइनस m1g कैंसिल हो जा रहा है, तो टेंशन तो जीरो आ जाएगा भाई। कुछ गड़बड़ किया मैंने, हाँ यहाँ पर माइनस थोड़ी होगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं होगा। m1 इंटू जी माइनस m1/2 t 1/m2 प्लस 1/m3, तो ऐसा हो रहा है बेटा। तो t वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t कॉमन हो जाएगा बेटा, 2 प्लस 1/2 1/m1 प्लस 1/m2 इक्वल टू ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा 2m1g हो जाए, है ना, 2m1g हो जाए। लेट्स सिंपलीफाई इट। क्या होगा भाई, तो ये हो गया t2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 2m1 m2 और ये m1 प्लस m2। ठीक है, 2m1 m2 m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 2m1g। t इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4m1 m2। ठीक है, 4m1 m2 प्लस m1 प्लस m2 बाय 2m1 m2 इक्वल्स टू 2m1g। ठीक है, 2m1g। तो यहां से मुझे टेंशन मिल जाएगा, Therefore, कहाँ लिखूं, ये छोटे बोर्ड के कारण बहुत दिक्कत होता है। तो Therefore, t इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 2 जा 4 m1 स्क्वायर m2g। ठीक है, 2 2 जा 4 m1 स्क्वायर m2g अपॉन 4m1 m2 प्लस m1 प्लस m2। ये हो गया बेटे टेंशन। बट अपने को चाहिए क्या, एक्सेलरेशन चाहिए, है ना, ये चाहिए a1। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, किसी एक इक्वेशन में जाकर के इसकी वैल्यू रख लेंगे, है ना, किसी इक्वेशन में, जैसे कि ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलो पुट करते हैं इसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू टी कितना है 4m1 स्क्वायर m2g अपॉन 4m1 m2 प्लस m1 प्लस m2 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a1। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8m1 स्क्वायर m2g माइनस ये हो जाएगा 4m1 स्क्वायर m2g माइनस m1 स्क्वायर g माइनस m1 m2g बाय 4m1 m2 प्लस m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1a1। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है, यस कट रहा है। ये देखो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 4, तो 4m1 स्क्वायर m2g। ओके, इन दोनों का हो गया माइनस m1 स्क्वायर g और माइनस m1 m2g। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अपॉन 4m1 m2 प्लस m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1a1। तो यहां से देखो m1 क्या है बेटा, सब में है ना, इसमें देखो यहां पर भी एक m1 है, यहां पर भी एक m1 है और यहां पर भी एक m1 है, तो ये m1 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर
A1 इक्वल टू जो बचा मेरे पास, ये बचा 4m1m2g 4, अच्छा इसको कॉमन ले लूँ मैं, g को कॉमन ले लिया, g कॉमन ले लिया तो बचा क्या 4m1m2 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 4m1m2 प्लस m1 प्लस m2, ऐसा आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। देखो क्या है भाई आंसर इसका, ठीक है, क्या है 4m1m3 m2m3g माइनस m1 इंटू m2 प्लस m3g अपॉन 4m2m3 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। इन्होंने दूसरे रूप में दिया है, तो बेटे आपको कैसे अप्रोच करना है आपको समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ओके। तो एक्सेलेरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक क्या आ गया 4 टाइम्स m1 m2 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 4m1 m2 प्लस m1 प्लस m2, ओके। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, M3 कहाँ गया, कुछ तो हमने मिस्टेक किया है यहाँ पर कैलकुलेशन में, हमने कुछ मिस्टेक किया है बेटा। M3 मिसिंग है ना, देखो M3 कहीं पर हमने छोड़ दिया है, ठीक है। तो एक बार आप लोग चेक कर लेना, प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा अब मुझे बताना कि कहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। कहीं तो हमने M3 छोड़ दिया है आई थिंक, ठीक है। M3 आया था ना भाई यहाँ पर, ओके, M3 A3, तो वो मिसिंग है समवेयर, क्लियर। इसलिए थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसका आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा मिस हुआ है। अब मेरे पास है भी नहीं इसका पुराना चीज जो मैं इसको देख पाऊँ, है ना। यहाँ पर देखो 1/m3 था और वो M3 मिस हो गया है, चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या कह रहा है, देखो बेटा इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन, एग्जांपल, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो ऐसे ब्लॉक हैं, ये एक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, ओके। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है, ओके। दिख रहा है आपको, ये वाला जो ब्लॉक है इसका नाम B है और ये वाले ब्लॉक का नाम A है, ओके, A एंड B। इसका मास M है और इसका मास 3m है, और इस पूरे सिस्टम को यहां से हम F फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक है। F फोर्स को लगा करके खींच रहे हैं, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड B। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ A क्या होगा और एक्सेलरेशन ऑफ B क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, देखो आपस में दोनों क्या दिख रहे हैं, जुड़े हुए दिख रहे हैं दोनों आपस में, तो क्या होगा, कंस्टेंट रिलेशन यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। मान लो मैं बोलता हूँ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, A B है,
और इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या है, ए है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर ये वाला जो एंड है ना, रोप का जो ये एंड है वो क्या है, फिक्स है ना? क्लियर है मेरी बात? ये रोप चल सकता है क्या? ये रोप नहीं चल सकता। ओके, आ रही बात समझ में? तो ये वाला रोप का एंड फिक्स है, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटा, 0 है ना, इसका एक्सेलेरेशन नहीं हो सकता। और ये जो पुली है वो किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। और ये ब्लॉक में क्या कह रहा हूं बेटा, ए बी से जा रहा है, तो ये पुली भी क्या होगा बेटा, ए बी से इस तरफ जाएगा, है ना, ये पुली भी ए बी से इस तरफ जाएगा। ठीक है, मान लो ये वाला जो एंड है वो इस तरफ आ रहा है ए से, तो क्या रिलेशन होगा इन तीनों के बीच में बेटा, यूज करेंगे हम कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ b, है ना। पुली का एक्सेलेरेशन इन दोनों के एवरेज एक्सेलेरेशन के बराबर होता है, तो a प्लस 0/2 इक्वल टू ab हो गया। देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2ab। ठीक है, तो ये वाला एक्सेलेरेशन मुझे मिल गया। ओके, अब बेटे इसके पास आओ, इस पुली के पास। ठीक है, ये पुली 1 था, तो हमने बनाया पुली 1 के लिए फॉर P1। अब ये P2 है सपोज, ठीक है, सेकेंड पुली है। तो ये देखो किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो जो इसका एक्सेलेरेशन होगा वही इस पुली का एक्सेलेरेशन होगा। तो ये इस तरफ जाएगा किससे, ए से, और ये दिख गया। और ये मान लो मैंने बोला A डैश, ठीक है, इसको बोल दिया मैं A डैश। तो बताओ इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो पुली का एक्सेलेरेशन फॉर P2, पुली का एक्सेलेरेशन कितना है, A, और बाकी दोनों का क्या है, A प्लस A डैश बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, 2AA इक्वल्स टू A प्लस A डैश। देयरफॉर A डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, 2AA माइनस A। तो देखो A क्या आया हुआ है, 2AB, तो 2AA माइनस 2AB, ये हो गया बेटा सेकेंड, है ना, ये वाला एक्सेलेरेशन। अब आओ इधर, ये वाला फिर किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो जो इसका एक्सेलरेशन वही इसका एक्सेलरेशन, यानी ये जाएगा इधर ए बी से। तो मैं इसको बोल देता हूँ पुली 3, थर्ड पुली के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो फॉर P3 क्या हो जाएगा बेटा, ये ए डैश से है, इसको मान लिया क्या, ए डबल डैश। इधर का जो एक्सेलरेशन है सपोज ए डबल डैश है, तो क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए बी है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए डबल डैश बाय 2। तो देयरफॉर ए डबल डैश क्या हो जाएगा बेटा, 2ab माइनस ए डैश हो जाएगा कि नहीं। तो देयरफॉर ए डबल डैश इक्वल टू हो गया 2ab माइनस, और ए डैश कितना था बेटा, देखो ये, तो हो जाएगा माइनस 2aa और माइनस माइनस प्लस 2ab, दैट इज 4ab माइनस 2aa। ये हो गया क्या, a डबल डैश, 4ab माइनस 2aa। आगे मेरी बात समझ में? ठीक, अब देखो बेटा यहां पर आओ, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो जो इस ब्लॉक का वही इस पुली का, तो ये क्या हो जाएगा, ए इधर का मिल गया, और इधर का ये देखो, ये वाला एंड किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और इसका कितना है, ए बी, तो इसका भी क्या होगा बेटा, ए बी होगा। तो इसका हम निकालते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका बाई 2, तो ए बी प्लस ए डबल डैश बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया बेटे 2aa इक्वल्स टू ए बी प्लस ए डबल डैश देखो कितना है, इतना है, तो 4ab माइनस 2aa। तो ये इधर आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 4aa, और ये क्या हो जाएगा 5ab। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल्स टू 5ab बाय 4। तो देखो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन के बीच में हमने रिलेशन ढूंढ लिया। ठीक है, किसकी मदद से, कंस्ट्रेंट की मदद से, ए और बी के बीच का एक्सेलरेशन का रिलेशन कुछ इस तरीके से। इतनी कहानी समझ में आ गई। ओके, अब देखो टेंशन, अब देखो बेटे यहां से लेके ऐसे 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 एक ही स्ट्रिंग जुड़ी हुई है कि नहीं, सेम स्ट्रिंग जुड़ी हुई है। सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो सोचो यहां पर क्या टेंशन होगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, इस तरीके का टेंशन होगा। आगे मेरी बात समझ में?
ठीक है। तो देखो ये वाले ब्लॉक पर कितने फोर्सेस आ रहे हैं, कितने टेंशन आ रहे हैं। देखो ये एक टेंशन आया बेटा, एक, फिर ये वाला टेंशन 2, फिर ये वाला टेंशन 3, फिर ये वाला टेंशन 4। टी 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 कितने आ रहे हैं बेटा, टोटल 4T, और इसका मास कितना है m, और एक्सेलेरेशन कितना है a। क्या रिलेशन बन जाएगा बेटा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया 4T और एक्सेलेरेशन a। तो बताओ इस पर यही फोर्स सिर्फ लग रहा है और कोई अपोजिट फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, तो बेटा इक्वेशन लिखोगे, यही नेट फोर्स हो गया 4T, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है, तो उस ब्लॉक को अगर हम देखें बच्चे तो क्या हो रहा है, इधर लग रहा है बेटा F, और देखो ये एक टेंशन लगा T, फिर ये एक टेंशन T, फिर ये एक टेंशन T, फिर ये एक टेंशन T, एंड देन ये एक टेंशन और एक T। तो इतने टेंशन लग रहे हैं, इस तरफ फोर्स लग रहा है, और ये ब्लॉक चल रहा है A B इस तरफ। तो इसका क्या हो गया बेटा, इधर F और इधर टोटल 5T, और इसका मास कितना है 3m, और एक्सेलेरेशन कितना है a b। तो क्या हो जाएगा रिलेशन बेटा, F माइनस 5T इक्वल्स टू 3m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ b, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ b। तो एक्सेलेरेशन ऑफ हमको किसका एक्सेलेरेशन चाहिए, दोनों का चाहिए। तो यहां से मैं अगर ए बी लिख लूं बेटा तो क्या हो जाएगा, F माइनस 5T इज इक्वल्स टू 3m इंटू ए बी क्या लिख सकता हूं मैं, 4/5m a, सॉरी 4/5m, क्या लिखा मैंने, 4/5 a एक्सेलेरेशन ऑफ a, है ना, ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 4/5 a। तो इस तरीके का आ गया, ठीक है बेटा। और वहां से देखो क्या है हमारे पास, 4T इक्वल्स टू MAA, क्लियर है। तो बेटा अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, है ना, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, M कैंसिल हो जाएगा, M कैंसिल हो जाएगा, AA और AA कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, F माइनस 4T अपॉन, सॉरी F माइनस 5T अपॉन 4T इज इक्वल्स टू, क्या बचा देखो, 4×12/5, 12 अपॉन 5। तो देखो क्या हो जा रहा है, 5F माइनस 25T इज इक्वल्स टू 36, सॉरी 48, 12×4 = 48, 48T ऐसा हो रहा है। तो 5F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25 उधर जाएगा तो हो जाएगा 48, तो 50 और 30, 73 हो जाएगा, क्या 73T, है ना। तो देयरफॉर T इक्वल टू क्या आ रहा है, 5F/73, ठीक है, 5F/73। या इससे बेहतर होता अगर हम डायरेक्टली T को ही रिप्लेस कर लेते, कोई बात नहीं, है ना। अब T निकाल चुके हैं तो T निकल गया बेटा, अब किसी भी इक्वेशन में रख लो, है ना, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो इसकी वैल्यू। चलो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में रखता हूं तो क्या मिल जाएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड आएंगी नहीं आपको, ठीक है। तो 4 इंटू T कितना है, 5F/73 इज इक्वल्स टू M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A, ठीक है, 4 इंटू, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ A इज 5×20 F/73M, एक्सेलरेशन ऑफ A। देखिए क्या है भाई आंसर, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ A इज 20F/73
करेक्ट। ठीक है, 20F/73m। आगे मेरी बात समझ में, ये एक्सेलेरेशन ऑफ ए हो गया। सिमिलरली आप एक्सेलेरेशन ऑफ बी निकाल सकते हो यहां से। देखो एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज 4/5 ए था, तो 4/5 ए कितना है आपके पास 20F/73m, तो 5 से ये 4 हो जाएगा, 4 चौके 16F/73m एक्सेलेरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये देखो एक्सेलेरेशन निकल गया। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, कितना बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कंस्टेंट इक्वेशन आना जरूरी है। ठीक है बेटे, तो घबराना नहीं, एक बार समझने की कोशिश करना, आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे, हमें सिंपल ही आएंगे, बस हमको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, कुछ दिक्कत होता है भेजो। ओके, बाय बाय।